ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, उस पर अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये वो मौका है जब हमारा समाज बहुत समय के बाद शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक चिंतन मनन की मुद्रा में आया है। ये मुद्दा दरअसल केवल और केवल कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का जो इरोजन है, उसका जो क्षरण हुआ है पिछले 30-40 सालों में, ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमिक इशू है जिसके बहुत सारे आयाम हैं और इन सभी आयामों पर एक एक करके बहुत ही साफ दिल से, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत गहन विचार विमर्श जरूरी है। एक सवाल जो तमाम सारे लोगों के दिमाग में है कि आखिर देखते देखते इस देश के भीतर इतनी सारी यूनिकॉर्न एजुकेशनल कंपनीज कैसे बन गई। इतनी बड़ी कंपनीज जो कि क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करने लग गई, जो कि कई सारी टीम्स को स्पॉन्सर करने लग गई। हर एक टीवी के ऊपर, हर एक टीवी चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इतना अग्रेसिव उनका जो है एडवर्टाइजमेंट आने लग गया कि ऐसा लगा कि वो ओमनी प्रेजेंट है। अगाध पैसा। आखिर ये सब हुआ कितने दिनों में है, कितने सालों के भीतर है? जो लोग मेरी उम्र के हैं, मेरे सीनियर जूनियर कॉन्टेम्परेरीज, उनके लिए यह समझना कहीं ज्यादा आसान है कि दरअसल हुआ क्या। जरा याद करिए, ये केवल मेरी मेमोरी नहीं है या मेरा एनालिसिस नहीं है, ये दरअसल आप सबका एनालिसिस है। जो अगली जनरेशन है, 20-22 साल के जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या होता चला गया और आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स हमारी जो है सोशल एजुकेशनल लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन गया। जब हम लोग 90s के दशक में पढ़ाई कर रहे थे तो उस जमाने में हम लोग सुनते थे कि हमसे जो पहले की पीढ़ी थी वो अपने स्कूल्स की तारीफ करती थी, अपने इंटर कॉलेजेस की बड़ी तारीफ करती थी और बहुत सारे टीचर्स थे जिनके किस्से जो है प्रचलित होते थे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, 1996 की बात है, उसके पहले हमारे इंटर कॉलेज से एक टीचर, एक लेक्चरर इंग्लिश के रिटायर हुए। उनके बारे में किंवदंतियां थीं। लोग बताते थे कि जब वो इंग्लिश प्रोज पढ़ाते थे तो सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं ऑप्ट करते थे वो भी उनकी क्लास में बैठते थे और कई बार उनके दरवाजे और खिड़कियों तक भीड़ रहती थी, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोज पढ़ाते थे। जूलियस सीजर को जब वो पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने दृश्य खींच दिया। एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन था, एक टीचर की स्किल। उस जमाने में स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, उस जमाने में ये कॉलर माइक्स नहीं होते थे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं होता था, क्लासरूम में एसी नहीं होता था। साधारण से स्कूल के एक क्लासरूम के भीतर एक टीचर को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा होते थे। क्या रिगार्ड था, क्या जलवा था। उसी तरह से एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वो उनके पढ़ाए हुए जाने कितने सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने आईआईटी और उस जमाने एमएनआर की जो परीक्षा होती थी, इस तरीके की इंजीनियरिंग की टॉप रेटिंग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले। वो टीचर्स बहुत ही सादे लोग हुआ करते थे, सामान्य वेतन था। बाद में उनमें से कुछ एक टीचर्स ने अपने घर पर छोटे छोटे बैच बना करके पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनमें कॉलेज के भीतर पढ़ाने की जो ललक थी वो बनी रही। तो अगर कोई उनसे जाकर के उनके घर पे नहीं भी पढ़ रहा होता था, तब भी उनमें से बहुतेरे टीचर थे कि पूरे पैशन के साथ अपनी क्लास में वो पढ़ाते थे। अब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का वो दौर आया। 1991
में हमने पहली बार एक पूरी मार्केट कल्चर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जो बहुत जरूरी था। इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही जरूरी बुनियादी कदम था। लेकिन भारतीय समाज इस नए परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं था, तैयार नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार कई आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो इतना परिपक्व नहीं था कि न्यू लिबरलाइजेशन के साथ, लिबरलाइजेशन और इस पूरी मार्केट कल्चर के साथ वो अपने आप के साथ में तारतम्य में बिठा सके। तब दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली महत्वपूर्ण चीज यह हुई कि इस देश के भीतर जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसकी आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि जब स्टेट ने अपना रोल सोसाइटी के भीतर धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि एक कॉरपोरेट कल्चर उस गैप को फिल करने के लिए आ गई। और ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हुआ। हमारी पीढ़ी के लोगों ने इस चीज को, इस परिवर्तन को देखा है कि वो कॉलेजेस, वो इंटर कॉलेजेस जो या तो फुल्ली फंडेड होते थे, जो सरकारी इंटर कॉलेजेस होते थे, या सेमी फंडेड जो इंटर कॉलेजेस होते थे, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होते थे कई बार, और बेहद कम फीस पर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराते थे, उनकी बदनामी शुरू हो गई। उनको बदनाम करके, उनको रिडिक्यूल करके धीरे 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 प्राइवेट स्कूल्स की एक मशरूमिंग हुई। जब प्राइवेट स्कूल्स की मशरूमिंग हो गई तो बहुत सारा जो मिडिल क्लास है उसने इन सरकारी या अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया, और वो जो नई हवा आ रही थी, जो नई कल्चर आ रही थी, उसमें सब के सब ने इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स में अपने बच्चे भेजने शुरू किए। ऐसा नहीं था कि इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स उसके पहले थे नहीं, लेकिन वो महंगे स्कूल्स होते थे, इसलिए आमतौर पर जो सामान्य मध्य वर्ग है अपने बच्चों को वहां नहीं भेज पाता था। लेकिन जब समाज में बहुत तरीके के परिवर्तन आ रहे थे, तो फिर ये सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों से निकलकर ये जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो उन प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव कर गए। और धीरे धीरे जिस स्कूल की कहानी मैंने आपको बताई, जिस इंटरमीडिएट कॉलेज की अपनी कहानी मैंने बताई, यूपी के एक छोटे से शहर के भीतर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे बचे जो कि महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और धीरे धीरे वो सारे के सारे कॉलेज डेजर्टेड हो गए। यानी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, और वहां पर जो बेहतरीन शिक्षा प्रणाली और पद्धति होती थी अब वो खत्म हो गई। अब दौर आया प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट इंटर कॉलेजेस का, जहां ज्यादा फीस देनी है, और ज्यादा फीस के साथ जहां पर ज्यादा पॉम्प एंड शो है, जहां ज्यादा दिखावा है, उसमें लोग मूव कर गए। मैं यहां पर इस पूरे फिनोमेना के प्रॉज एंड कॉन्स पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हुआ कैसे। इसी के पैरेलल ज्यादा पैसा कमाने की जो समाज में होड़ आई, तो वो टीचर्स जो स्कूल्स में पढ़ाते थे उन्होंने फ्रीक्वेंटली अपने घरों पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी थे और उसमें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी थे। जब ये प्राइवेट ट्यूशन शुरू हुई, हर शहर के भीतर ऐसे तमाम सारे छोटे छोटे सेंटर्स बने। कई बार लोग इंडिविजुअल टीचर के तौर पर अपने घरों पे पढ़ाने लग गए। सरकार ने उस पर बीच में सख्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं, क्योंकि वो एक लार्जर सिस्टमिक इशू था। ठीक इसी तरह जब कोई बच्चा क्लास 12th पास करके निकलता है तो वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। उस दौरान ये कॉलेजेस, ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत था कि वहां से पढ़ करके लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ मूव करते थे। यानी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किसी नामचीन कोचिंग में जाने का उस समय चलन नहीं होता था। मुझे याद है कि मुझसे जो पिछले या बड़े लोग थे उन्होंने कहीं पर इस तरह से कोचिंग्स नहीं ली। कुछ एक टीचर से प्राइवेट ट्यूशंस जरूर पढ़ी, और उनमें से कई ने आईआईटी के एग्जाम्स निकाले या एमएनआर जैसे एग्जाम्स निकाले।
लेकिन अब ये जरूरत बनती चली गई। ये जरूरत क्यों बनी? क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर के भीतर उस जमाने में जब ये नए नए स्कूल्स बने तो जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता था, जाहिर सी बात है उनको बहुत कम पैसे मिलते थे और बेटर सर्वाइवल के लिए वो ट्यूशन पढ़ाते थे। इंटर कॉलेजेस के बहुत सारे टीचर्स बहुत लंबे समय तक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आज भी पूरे देश में गवर्नमेंट टीचर्स बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कुछ चुनिंदा ऐसे टीचर्स जरूर हुए, इक्का दुक्का हर एक कॉलेज के अंदर, जिन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की। तो ये जो ज्यादा पैसे कमाने की होड़ थी, उससे ट्यूशन कल्चर को बहुत बढ़ावा मिला। धीरे धीरे ट्यूशन कल्चर के बाद कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मशरूमिंग हो गई लोकल लेवल्स पर, रीजनल लेवल्स पर। और मैं आप सबका ये अनुभव रहा होगा कि आप सबको फिर उसके बाद में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किसी को फिजिक्स पढ़ना है, किसी को केमिस्ट्री पढ़ना है, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है। यहां तक तो फिर भी गनीमत थी कि कम से कम ये बच्चे अपने घरों में रह रहे थे, अपने शहरों में रह रहे थे, और उन शहरों में घरों में रहते हुए कोई लोकल टीचर जो कठिन से कठिन फार्मूलाज को बहुत ही सिंपल अट्रैक्टिव ढंग से पढ़ा देता था और उनको थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता था, उनके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर देता था, तो उनको एक तरीके से उनके घरों में ही वो मदद मिलने लगी जो अब उनको उनके स्कूल्स में नहीं मिल रही थी। जाहिर सी बात है कि कोचिंग या प्राइवेट वेंचर के तौर पर जिन लोगों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया या अपने छोटे इंस्टीट्यूट बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर्षित करने के लिए अपने काम में ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरमीडिएट के भीतर जो ये ट्यूशन का ये जो चलन चला, उससे टीचर्स ने क्लासेस को कम सिंसियरिटी के साथ लेना शुरू कर दिया। ये पहला ऐसा डिपार्चर है जिसने कि हमारे स्कूल, हमारे इंटरमीडिएट और हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर एक ऐसा फर्क पैदा कर दिया कि अब वो क्वालिटी एजुकेशन जो उससे 5-10 साल पहले तक उन्हीं सारे शिक्षण संस्थानों में मिल रही थी, अब वहां नहीं मिल रही थी। जब ये लोग अपनी इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव किए, तो आपको अपने आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाती थी। आसपास का मतलब ये नहीं है कि आपके शहर में, लेकिन अगर कोई लखीमपुर खीरी जैसे छोटे से एक शहर से किसी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखता था, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो सकती थी जो 135 किलोमीटर दूर थी, या वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो सकती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। एक से एक आला दर्जे के प्रोफेसर, अपने विषय के विद्वान वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी के शान हुआ करते थे। यूरोपियन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत नामचीन प्रोफेसर हुआ करते थे। ऐसे ही साइंसेस में, कॉमर्स में बड़े बड़े प्रोफेसर वहां पे पढ़ाते थे और बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। जिस तरह से इंटर कॉलेजेस के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली कि यहां पढ़ाई नहीं होती है, यहां पे तो गुंडागर्दी होती है, यहां पे जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं, यहां का क्राउड अच्छा नहीं है, ये जो पूरा पोस्ट लिबरलिज्म एक मिडिल क्लास आया, उस मिडिल क्लास ने सोचा कि हम तो मिडिल क्लास है, हमारी तो व्हाइट कॉलर है, इसलिए इस कॉलर में जरा सी भी धूल नहीं लगनी चाहिए। तो समाज से उसके कटने का क्रम आने लगा। और उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, नामचीन यूनिवर्सिटीज थी, अगर आप कभी लखनऊ गए हैं तो आप जरा लखनऊ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखिए, क्या ये आलीशान बिल्डिंग है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज ख्वाब भी नहीं देख सकती कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसा वो कैंपस बना सकते हैं। इतना खूबसूरत, इतना भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। छात्र राजनीति के दौरान वहां पर धनबल और बाहुबल की राजनीति भी होने लगी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज का माहौल बहुत खराब हुआ। लेकिन साथ ही साथ में वो पुरानी पीढ़ी के जो प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर या तो रिटायर हो गए
या फिर वो जो है उनमें से बहुत से लोग नहीं रहे। और उसके बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ पिछले 30 साल में, उस रिक्रूटमेंट में कुछ बहुत ही बेसिक फैलासीज थी। इतना फेवरिज्म हुआ, जो लोग सबसे ज्यादा योग्य होते थे लोगों को यूनिवर्सिटीज में नौकरी नहीं मिली। मीडियोकर्स, बहुत सारे मीडियोकर लोगों को भी नौकरी मिली, सबको नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पॉलिटिकल लिंक्स थे, जिनके फैमिली लिंक्स हो सकते थे, जिनके मैनेजमेंट के साथ में साठगांठ थे, वो सारे लोग नौकरियां पाते चले गए। तो जो शिक्षण था उसका लेवल भी काफी खराब हुआ यूनिवर्सिटीज के अंदर। और ये सारा एक फेनोमिना के तौर पर है। इसको ये मत समझिएगा कि मैं इस पूरे मुद्दे को जनरलाइज कर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जा रहा है, पूरा का ऑक्सफोर्ड कहा जा रहा है, कैसे उस यूनिवर्सिटी का एक डाउनफॉल होता है। यानी कि केवल लोकल या रीजनल सेंटर्स ही बर्बाद नहीं हुए, बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे कैंपसेस भी, उनका भी काफी डाउनफॉल हुआ। यहां मैं इलाहाबाद का जिक्र खास तौर पे करूंगा, क्योंकि ये जो यूपीएससी से संबंधित जो चर्चा चल रही है, आज दिल्ली यूपीएससी का सबसे बड़ा हब बन गया, सबसे बड़ी मार्केट बन गया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गया। अब तो कोटा फैक्ट्री कहते हैं, उसी तरीके से मुखर्जी नगर फैक्ट्री बन गई, करोल बाग फैक्ट्री बन गई, ओल्ड राजेंद्र नगर फैक्ट्री बन गई, कि वहां पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्लस्टरिंग हो गई। लेकिन दिल्ली के पहले जो भी एस्पिरेंट्स सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते थे या सीरियस प्रिपरेशन करना अफोर्ड करते थे, वो चले जाते थे इलाहाबाद। जब 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले, जब मैं इस कोचिंग सिस्टम में आया, तो मेरा यह बहुत स्पष्ट मानना था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक इतना बड़ा यूपीएससी का सेंटर कैसे बनी। लगातार दशकों तक इलाहाबाद से पढ़कर के बहुत सारे लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह भी मानना था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक सेंटर बनने के पहले 2 हिस्टोरिकल कारण थे। पहला, सिविल सेवा जो है वो स्वतंत्र भारत के बाद नहीं बनी। भारत में सिविल सेवा तो बहुत ही पहले से अंग्रेज लेकर आ गए थे, और सिविल सेवा की परीक्षाएं पहले लंदन में आयोजित होती थी, बाद में एक सेंटर तो इलाहाबाद का भी बना। तो ज्यादातर प्रतिभागी इलाहाबाद जाते थे, परीक्षा देते थे और वहां से वो सफल हो जाते। तो धीरे 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 इलाहाबाद एक सेंटर बना। लेकिन इलाहाबाद के एक सफल सेंटर बनने के पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत हाथ था, क्योंकि उस दौर में जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसी चीज बहुत ज्यादा नहीं थी, या थी तो काफी लोकल लेवल पर थी। और दिल्ली के अंदर भी यही सच्चाई है कि छोटी कोचिंग्स होती थी और कुछ एक बहुत अच्छे टीचर्स ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे, छोटे बैचेस बनाते थे, पूरे पूरे दिन पढ़ाते थे, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता था, वो स्टूडेंट्स अच्छे प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, उनकी रेगुलर क्लासरूम्स हो रही हैं, अच्छे फैकल्टी हैं जो उनके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी पैदा कर रहे हैं, उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं, और उनका एक वर्ल्ड व्यू डेवलप कर रहे हैं सब्जेक्ट के मार्फत। अच्छी फैकल्टी की यही भूमिका होती है। अच्छी फैकल्टी वो नहीं होती जो हर प्रश्न का उत्तर दे दे। अच्छी फैकल्टी वो होती है जो हर उत्तर पर भी प्रश्न खड़ा करना सिखा दे। तो अच्छी फैकल्टी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर, उनसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स, और जब वो थोड़ा सा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप स्वाध्याय करते थे, और उनको लोकली जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे उनसे थोड़ा सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाता था, वो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते थे। वो कोई कट थ्रोट कंपटीशन वहां नहीं था। इलाहाबाद की सक्सेस के पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है।
और जैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी धीरे धीरे उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स थोड़े डाउन होते हैं, इलाहाबाद का सेंटर उखड़ जाता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इस पे एक एक मुद्दे पर बहुत बहुत बात की जा सकती है, लेकिन पूरे विमर्श को जनरलाइज करते हुए मैं अगर बात कहूं तो ये एक मेजर फैक्टर है। इलाहाबाद के बाद अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बड़ी तादाद दिल्ली आई तो उसके पीछे दिल्ली के भीतर 3 यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा हाथ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया। जेएनयू के अंदर अगर आप जाएंगे, वहां तो रिसर्च का बहुत रिगरस कल्चर है, लोग छुप कर यूपीएससी की तैयारी करते थे, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, वहीं पढ़ते थे, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते थे, अपने कमरे में पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी की बहुत अच्छी सुविधा थी, और वहां पर तो एक जगह है, एक लाइब्रेरी का हॉल है जो 24 आवर्स खुला रहता है, उसका नाम ही है धौलपुर हाउस। धौलपुर हाउस जो शाहजहां रोड के ऊपर जो यूपीएससी का ऑफिस है, उसका नाम ही है धौलपुर हाउस, जहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बाद में दफ्तर खोल दिया गया, तो धौलपुर हाउस के नाम से वो लाइब्रेरी है। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से अभी जामिया मिलिया इस्लामिया, पिछले कुछ समय से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो यूपीएससी प्रिपरेशन का सेंटर है, वो सेंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज दिल्ली के भीतर हैं, और उन यूनिवर्सिटीज की वजह से दिल्ली का सेंटर बहुत घूम कर गया, क्योंकि जो यूपीएससी का कंपटीशन है उसकी बदली हुई जरूरत के हिसाब से जो अच्छे टीचर्स है वो जो है वहां से पढ़े हुए यहां वहां पढ़ाते हुए, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं, वो यहां पर मौजूद थे बच्चों को गाइड करने के लिए। तो ये जो शिफ्टिंग सेंटर्स हैं कि धीरे धीरे लोकल्स में क्राइसिस आई, हम जहां पले बढ़े वहां के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक इरोजन आया, उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेटाइजेशन तो हमें ऊपर से नीचे तक कमोडिटी समझ लेता है, किसी भी चीज का बिना पैसा चुकाए आप उसका जो है लाभ नहीं ले सकते। तो ये जो डिस्टेंस आया, वो डिस्टेंस पहले लखनऊ इलाहाबाद जैसे रीजनल सेंटर्स तक पहुंचा, और उसके बाद बड़ी बड़ी तादाद में लोग अच्छी एजुकेशन के लिए दिल्ली की तरफ मूव कर गए। आखिरी बात जो मैं यहां पे कहूं कि आप अभी पिछले दिनों में जो एक पूरा ग्राउंडस्वेल देख रहे हैं, अचानक से बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रही है, इतने बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज दिखाई दे रही हैं जो कुछ ही सालों के अंदर जो है ना सैकड़ों करोड़ रुपया का बिजनेस कर रही हैं, वो भी बड़ा रिसेंट फिनोमिना। कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन जब आई तो अचानक से ये मैग्नीफाई हो गया, ये मैनीफोल्ड हो गई मार्केट। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग का एक नया गिमिक आ गया, जो कि पहले भी था। मैं नाम लिए बिना और किसी अन्य स्रोत के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट था, और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे किसी सीनियर ने मुझे एक किस्सा सुनाया, और उन्होंने कहा कि यूपीएससी के एक बहुत बड़े जो है टॉपर, बहुत बड़े टॉपर का मतलब था कि हिंदी माध्यम से कोई अगर जो है टॉप 10 में अपनी जगह बना ले तो बड़ी बड़ी खबर होती थी। तो हिंदी माध्यम से एक जो अभ्यर्थी है वो टॉप 10 में आ गया, और मुझे कहानी पता चली कि दिल्ली के एक जो है कोचिंग सेंटर के किसी टीचर ने उनको अप्रोच किया, और उस जमाने में उनको एक गिफ्ट दिया। मारुति ऑल्टो नई नई कार आई थी, वो मारुति ऑल्टो कार उन्होंने गिफ्ट की, और बदले में उस अभ्यर्थी ने उनको लिख करके दे दिया कि मेरी सफलता में इनका बड़ा योगदान है। और उसका एडवर्टाइजमेंट जो यूपीएससी की जो मैगजीन्स आती थी करंट अफेयर्स की, उनके फ्रंट पेज के ऊपर, बैक पेज के ऊपर या फ्रंट बैक के ऊपर खूब एक्सटेंसिवली चल गया कि अरे भाई, हिंदी माध्यम का जो ये टॉपर है जिसने 10th रैंक लाए या 10th रैंक के अंदर की कोई रैंक वो लेकर आए थे, वो इनके यहां से पढ़े। भीड़ लग गई। उस टीचर ने उसके बाद अरबों रुपया कमाया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता ये जरूर बाद में चला कि वो टीचर जो बहुत ही छोटे स्केल पर अपनी कोचिंग चलाते थे, इस मार्केट गिमिक के बाद
उन्होंने बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली। तो ये एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस पहले भी था, लेकिन अब ये जो एडवर्टाइजमेंट था वो सोशल मीडिया के एज में एकदम अलग लेवल पे पहुंच गया। न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज, इनके एडवर्टाइजमेंट के रेट सुनकर के मेरे जैसे व्यक्ति के तो ना एकदम फाख्ते उड़ गए। लाखों रुपया इस काम के लिए चाहिए, और अगर लाखों रुपया आप एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं तो निश्चित रूप से इसकी कीमत स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ेगी। तो ये जो मार्केट थी, ये मार्केट बनी कैसे? मार्केटिंग से ये मार्केट बनी। पहले तो प्रिंट मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर और सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता था, लेकिन कोविड इसके अंदर एक बूम ले आया। हमारे अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज था, हमारी सोसाइटी में भी एक मेंटल ब्लॉकेज था ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, कि भाई ठीक है, एजुकेशन का मतलब यह है कि ऑफलाइन जाना, क्लास पढ़ना। कोविड की मजबूरी ने वो मेंटल ब्लॉकेज तोड़ दिया, और उस दौर में जो सोशल मीडिया का हाइप आया, उस सोशल मीडिया के हाइप ने हमारे दिमाग के ऊपर पर्दे डाल दिए। इस आयाम पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जब ये मार्केटिंग शिक्षा का मूल मंत्र बन गई कि आपको अपने आप को मार्केट के भीतर प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो वहीं से ये खेल खराब हो गया। क्योंकि ये तो मार्केट है, मार्केट की फोर्सेस अगर चाहती हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक पिला देती हैं, जबकि आपको यह पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका नुकसान होगा। मार्केट की फोर्सेस अगर चाहती हैं तो आपसे वो काम करवा देती हैं जो शायद काम आप सामान्य बुद्धि से ना करें। बहुत ही पावरफुल मार्केट फोर्सेस है। तो जब एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, तो कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर उसका मार्केटाइजेशन भी होगा, और जब मार्केटाइजेशन होगा वहां पर एथिक्स कितने रह जाएंगे, इस पर संदेह है। तो फिर आपको मार्केट में अलग दिखना है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं, कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बड़ी सीरियसली जो है बच्चों को हेल्प भी किया, प्रैक्टिस सेट करवाए, कुछ एक सेगमेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड कराई, अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई। लेकिन अगर मैं कहूं कि जनरली, तो लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कम से कम बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा बजट है, उन्होंने तो मार्केट को ना एडवर्टाइजमेंट से पाट दिया। आपको सोचने का मौका ही ना मिले कि चारों तरफ आप अगर मेट्रो में चल रहे हैं तो आपको एक ब्रांड दिखाई देगा, अगर आप किसी कोचिंग हब में चल रहे हैं तो आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर वो नाम दिखाई देगा, आपको मैगजीन्स के ऊपर वो नाम दिखाई देगा, आपको न्यूज़पेपर में हर हफ्ते 10 दिन में वो नाम दिखाई देगा, आपको सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और रील्स और शॉर्ट्स में वो नाम दिखाई देगा, आपको यूट्यूब के ऊपर वो नाम दिखाई देगा। सोशल मीडिया ने बहुत सारे फॉल्स लीडर्स पैदा किए हैं पिछले कुछ एक सालों में। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? पीछे का सीक्रेट ये है, और कम से कम कोचिंग इंडस्ट्रीज का जैसा मुझे पता चला, कि कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं कि केवल सोशल मीडिया चलाने के लिए कोविड के बाद उन्होंने 150 लोगों की आईटी टीम बना रखी है। 150 लोगों की आईटी टीम दिन रात एक ही काम करती है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इतनी बार स्ट्राइक कर दो कि हमारे अलावा उसमें किसी का नाम घुसे ही ना। तो ये जो कोचिंग सेक्टर, जो पूरा एक, मैं कहूंगा कि पिछले 25-30 साल का जो डेवलपमेंट है, उसको एट लार्ज आपको समझना चाहिए। जो हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे थे, और हमारी संस्कृति के भीतर जो परिवर्तन, इन परिवर्तनों के माध्यम से आ रहे थे, उसके जो है रेफरेंस में हमें इसको समझना चाहिए। अब ये पूरी मार्केट कल्चर बन गई। इस मार्केट कल्चर का एस्पिरेंट के दिमाग पर और उनके पेरेंट के दिमाग पर क्या असर पड़ा, ये मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कहानी शुरू होती है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के डाउनफॉल से, और वहां से निकलकर ये कहानी आज पहुंच गई है कि जहां पर एक इतनी बड़ी मार्केट, इतने बड़े सेक्टर, इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर
से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उस पर आज स्टूडेंट्स एजिटेट होकर के खड़े हुए हैं। इनमें कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किनका कितना गुनाह है, किसकी कितनी गलती है या किसकी कितनी गलती नहीं है। कुछ चीजें बहुत ही स्वाभाविक रूप से भी विकसित हो रही थी। तो अब ये समय आया कि जब इस हादसे ने हमको झकझोर कर खड़ा कर दिया है, तो ये मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए। हमें बहुत ही साफगोई के साथ इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए, भले ही ये अपने को नुकसान करती हो या अपने विरुद्ध हो और या किसी के भी विरुद्ध हो, लेकिन एट लास्ट इसको शिक्षा व्यवस्था और हमारे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए विचार मंथन का एक बहुत ही माकूल मौके की तरह देखा जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे अगले वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये मार्केटिंग नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहिष्कृत और इस कोचिंग सेक्टर के भीतर अपने मॉरल डिलेमा में फंसे हुए एक टीचर का आपसे अपील है। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।